इन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य संबंधी जो विविध के तहत मल्टीपल क्वेश्चन थे हिंदी साहित्य से रिलेटेड उन्हें कर रहे हैं। और देखिए 101 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुसार वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए महा जो काव्य है उसके संदर्भ में पूछा कि कौन सा सही नहीं है। 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए महाकाव्य। सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना होनी चाहिए। इसकी कथा इतिहास किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित होना चाहिए। नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश होना चाहिए। तो जो महाकाव्य है, महाकाव्य 8 से कम सर्गों में संगठित होना चाहिए, ये सही नहीं है। कम से कम 8, ये तो कम से कम है ना, कम से कम 8 होना ही चाहिए महाकाव्य के लिए। और इसकी कथा किसी महापुरुष के वास्तविक जीवन पर आधारित हो, नायक में धीरोदात्त गुणों का समावेश हो और सर्ग के अंत में आगामी सर्ग की कथा की सूचना भी होनी चाहिए। प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या मतलब है। जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वो कामकाज प्रयोग अनुप्रयोग की हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता इनमें से कौन है। तो दयानंद सरस्वती। दिए गए विकल्पों में सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता दयानंद सरस्वती हैं। ये आर्य समाज के संस्थापक थे। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। वे एक सन्यासी तथा एक चिंतक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना और वेदों की ओर लौटो यह प्रमुख नारा भी था। आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम क्या है। आजीविका साधक हिंदी के रचयिता का नाम पूरनचंद टंडन है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये कलकत्ता से निकलने वाले पत्र बंगदूत के संपादक थे और राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी के संपादक भी थे। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में हो रहा है। तो ये कहाँ पे हो रहा है। मॉरिशस में। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में 2018 में हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है वो प्रत्येक 3 वर्ष में होता है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 सितंबर 1975 को नागपुर में हुआ। उसी के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये 1828, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 1828 ईस्वी में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। इनके प्रयासों से 1829 में एक्ट 17 के तहत स्त्रियों को सती प्रथा में जलना अवैध घोषित किया। इन्होंने प्रिसेप्ट ऑफ जीसस ईसा के नीति वचन लिखे। ब्रह्म कॉनिकल बंगदूत नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। उसके पास चूहा तक पकड़ने का साहस नहीं, ऐसा कहते हैं। ये जो है उसके पास चूहा जो है तक पकड़ने का साहस नहीं है। शेष विकल्प असंगत है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। रानी केतकी की कहानी, भाषा योग वशिष्ठ, चंद्रचंद वर्णन की महिमा, पद्म पुराण। तो यहाँ पे क्रमशः देखें तो रानी केतकी की कहानी जो है इंसान लगा, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, चंद्रचंद वर्णन की महिमा गंग कवि, पद्म पुराण दौलत राम, प्रेम सागर लल्लूलाल। तुलसीदास वैदेही वनवास, हिमतरंगी, रसवंती, इनको क्रमशः सुमेलित करना है। तो तुलसीदास की रचनाकार हैं तुलसीदास के निराला, वैदेही वनवास हरिऔध, हिमतरंगी माखनलाल, रसवंती दिनकर का है, साकेत मैथिली शरण का है। यहाँ पे क्रमशः अगर देखें तो दिया है कि भक्त माल और भक्त नामावली, गोसाई चरित 252। तो यहाँ पे क्रमशः मिलाना है। तो जैसे भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं, भक्त नामावली ध्रुवदास, गोसाई चरित वेणी माधवदास, 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलदास। शुक्ल जी के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में है। तो ये है उत्साह का। सुफलक सुत का अर्थ है, सुफलक सुत का क्या अर्थ है। अक्रूर। सुफलक सुत का अर्थ अक्रूर है। अक्रूर के पिता का नाम सफलक था जिसके कारण अक्रूर को सुफलक सुत कहा गया। अक्रूर के अन्य नाम है स्वाफलिक, नंदन, नंदन करके। प्रेस परिषद अधिनियम कब बनाया गया था। तो प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में। प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में बनाया गया था। सन 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद की स्थापना की। पहली बार 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद स्थापित हुआ। 1 जनवरी 1976 को आंतरिक आपातकाल के समय यह भंग किया गया। सन 1978 में नया प्रेस अधिनियम लागू हुआ। सन 1979 में इसे नए सिरे से स्थापित किया गया। 6 काकर सिद्धांत क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसने का प्रतिपादन किसने किया। तो एडविन एंड सुमैन ने। 6 काकर सिद्धांत
का प्रतिपादन एडविन एल सुमेन ने किया। इसे 5WMIS सिद्धांत भी कहते हैं। समाचार लिखते समय मुख्य रूप से इन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया जाता है। प्रथम 4 प्रश्नों का उत्तर इंट्रो मुखड़ा में तथा शेष बॉडी में होता है। वाणी की 4 अवस्थाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? परा, लाघिमा, मध्यमा, पश्यंती। तो ये है क्वेश्चन की लाघिमा जो है वाणी की 4 अवस्थाओं में एक नहीं है। वैदिक युग की ऋषियों ने वाणी को 4 भागों में बांटा, वैखारी वाणी, मध्यमा वाणी, पश्यंती वाणी, परावाणी। व्याकरण पढ़ने से मनुष्य अच्छा लेखक या वक्ता नहीं हो सकता। विचारों की सरलता अथवा असत्यता से भी व्याकरण का कोई संबंध नहीं। भाषा में व्याकरण की मूल न होने पर भी विचारों की भूल हो सकती है। रोचकता का अभाव रह सकता है, ये कथन किसका है? तो ये कहना है पंडित कामता प्रसाद गुरु का कि व्याकरण पढ़ने से जो है ये नहीं है कि मनुष्य अच्छा हो जाएगा या अच्छा लेखक हो जाएगा। तो यह कथन प्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु का है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण नामक व्याकरण की पुस्तक सन 1920 में लिखा, जो आज भी हिंदी व्याकरण के लिए मील का पत्थर साबित होता है। रूपांतर के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो शब्दों के कुल 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण। और अविकारी में, ये तो विकारी में आ गया ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। यहाँ पे क्रिया, विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। भेद की दृष्टि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो पदबंध 8 प्रकार के। भेद की दृष्टि से जो पदबंध होते हैं, भेद की दृष्टि से देखें तो पदबंध कुल 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से ज्यादा पद परस्पर संबंधित होकर अर्थ तो देते किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाते हैं। इनमें एक से अधिक पद होता है, ये पद परस्पर संबंधित होकर एक इकाई बनाते। पदबंध किसी वाक्य का अंश होता है। सब भेदों की तरह इसके भी 8 प्रकार माने गए हैं। अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है? अवस्था भेद के आधार पर कौन सा भेद लोकगीत का नहीं है? तो ये है किशोरों द्वारा गेय गीत। शेष सभी युवाओं द्वारा गेय गीत, वृद्धों द्वारा गेय गीत तथा बालकों द्वारा गेय गीत अवस्था भेद के आधार पर लोकगीत के ही भेद हैं। या कोकिल, बरसा, पावकड़ में कोयल किस चीज का प्रतीक है? तो क्रांति का प्रतीक है। आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, इसमें क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य आगरा ताजमहल। मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, वाक्य में कर्ता क्या है? मेरा भाई प्रशांत क्या पढ़ता है? धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। तो इसमें कर्ता कौन है? मेरा भाई प्रशांत। तो वाक्य में प्रशांत जो है कर्ता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जुलूस रुका है, युद्ध यात्रा, तूफानों के बीच, ऋण जल धन जल। तो यहाँ पे देखिए जो ऋण जल धन जल है ये फणीश्वरनाथ रेणु का है, जुलूस रुका है बीबेकी राय का है, युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, तूफानों के बीच रांगिया राघव, स्वप्न भंग प्रभाकर माजवे का है। अपने अपने अजनबी, गिरती दीवारें, जहाज का पंक्षी, त्यागपत्र, इनमें से कौन सा सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो इलाचंद जोशी का है जहाज का पंछी, ये सुमेलित है ना। रचना और रचनाकारों में संगत जो है यहाँ पे जैसे अपने अपने अजनबी तो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का है, गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अस का है और त्यागपत्र जैनेन जी का है। नाचिकेत उपाख्यान और सदल मिश्र, प्रेम सागर लल्लूलाल, सुख सागर राजा लक्ष्मण सिंह, रानी केतकी की कहानी इंसान लखा, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुख सागर ये जो है सही नहीं है। बाकी नासिकों तो उपाख्यान, सदल मिश्र का प्रेम सागर लल्लूलाल और रानी केतकी की कहानी इंसान लखा, ये सभी सही है। सुख सागर जो है लक्ष्मण सिंह का नहीं है। सुख सागर के रचयिता है सदा सुख लाल। भक्तकालीन संत कवि मलुकदास ने भी सदा सुख, जो भक्त कवि थे, ये संत कवि थे भक्त काल में, तो उसमें जो मलुकदास थे उन्होंने भी सुख सागर नाम से ग्रंथ की रचना की थी। तो एक सदा सुख लाल का है ही, इनके अलावा मलुकदास का भी है। राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु युग के पूर्व की हिंदी गद्य शैली के प्रमुख विधायक थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम का हिंदी अनुवाद किया था तथा हिंदी को संस्कृत बनाने का प्रयत्न किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। खंड काव्य की परिभाषा क्या होती है? खंड काव्य किसे कहते हैं? किसी आदर्श पुरुष के जीवन की एक विशिष्ट, जहाँ पे एक विशिष्ट अंश की बात आए तो वहाँ पे परिभाषा यही है खंड काव्य का, कि किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा की अभिव्यक्ति हो तो वो है खंड काव्य। सुमेलित करना अल्प विराम, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अर्धविराम, निर्देशक चिन्ह। तो यहाँ पे क्रमशः जैसे दिया अल्प विराम, विस्मयादि, अर्धविराम और निर्देशक चिन्ह। इनमें से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं है? समय संकलन, प्रभाव संकलन, स्थान संकलन, क्रय संकलन। तो संकलन त्रय में प्रभाव संकलन की गणना नहीं होती, जबकि संकलन त्रय में स्थान, समय, कार्य का होता है। देखिए संकलन त्रय के तहत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? तो अभी ये क्वेश्चन आया था, गीत नहीं होता, स्थान होता है, घटना होता है, काल होता है संकलन त्रय में। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में हुआ था
और भी 10 से 12 जनवरी 1975 को हुआ था, शहर नागपुर ही था। अब यहाँ पे देखिए सारे ही क्रम से दिए हैं, 76 में, 83 में, 93 में, 96 में, 2018 में। तो 2018 में देखिए तो पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ है। और ये भारत में कौन सा हुआ था, 2015 वाला भारत में ही हुआ था। फिर 1983 में दिल्ली में हुआ था, है ना। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना किसने की थी, तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। रामवृक्ष बेनीपुरी की भाषा की विशेषता क्या है, जटिल है उनकी भाषा या सरल है, भाषा में या तो आवेगमयता है या प्रशांति, उसमें जटिलता कहीं भी नहीं है। तो ये जो है भाषा की विशेषता यही है कि उनकी जो भाषा है या तो आवेगमयता है या प्रशांति, उसमें जटिलता यानी कठिनाई नहीं है। मनुष्य को कर्म में प्रवृत्त करने वाली मूल वृत्ति क्या है, जो कर्म में प्रवृत्त करती है, तो भावात्मकी, जो भावात्मिका वृत्ति है वो कर्म में तत्पर बनाए रखती है। हृदय को प्रकृति दशा में कौन लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाने का कार्य करती है, तो ये सब कौन करता है, कविता करती है। ये हम जब शुक्ल जी का कविता क्या है पढ़ते हैं तो उसमें आता है। श्रद्धालु और भक्त में क्या अंतर है, जो श्रद्धालु होता है और भक्त में, श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु प्रेम से परे होता है पर भक्त प्रेममय होता है। श्रद्धालु कृपालु होता है। तो ये सब छोड़िए, देखिए इसमें जो श्रद्धालु और भक्त में अंतर ये कि श्रद्धालु जो है श्रद्धा करता है, प्रभु के महत्व को स्वीकार करता है, और भक्त जो है वो महत्व की ओर अग्रसर होता है। खोए दई बुद्धि सोए गई सुधि रोए हंसे जगए है, तो उन्माद है ना। खोए दई बुद्धि सोए गई सुधि रोए हंसे उन्माद जगए, ये रीति मुक्त कवि घनानंद द्वारा रचित पंक्ति है। रिक्त स्थान भरना है, भोर त साँझ लो कानन और निहारत बावरी नेक नहारती, ये भी घनानंद की पंक्तियाँ हैं। छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में तो वहाँ पे लगा हुआ है सिलेबस में। शुंभ निशुंभ कम्बीस रण केसरड़ी, तो शुंभ निशुंभ कौन है, तो यहाँ पे शुंभ निशुंभ कुंबीस रख केसरड़ी क्रोध वारिश अरविंद बोरे, ये शुंभ निशुंभ 2 राक्षस हैं इसमें। जागो जे हरि को भाजो मोह मनि मोहि आस, अरि बीच घाते अंतरा माही बड़ी विश्वास, तो इसमें भी माया जो है विषय वासनाओं के द्वारा प्रभु और जीव के बीच अंतर डालने का काम करती है। अर्थ संकोच क्या है, अर्थ संकोच बातचीत करने में कतराना और चुप रहना। श्रोता गलत अर्थ ग्रहण करना, कालांतर में नाम बदल देना। तो देखिए पहले सामान्य और व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द कालांतर में विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है, तो उसे अर्थ संकोच कहते हैं। जैसे मृग, पहले मृग सभी पशुओं के लिए प्रयुक्त होता था, कालांतर में केवल हिरण के लिए प्रयुक्त होने लगा। निम्न उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन का कारण बताइए, तो ये कौन से कारण हैं, उक्त उदाहरणों में अर्थ परिवर्तन का कारण नम्रता प्रदर्शन है। निम्न शब्दों में ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है, ध्वनि परिवर्तन का क्या कारण है इनमें से, मुकुट से मोर, नूपुर से नूर, मुकुल से बोर, तो स्वर विस्मरीकरण है ना, स्वर इसमें दिया है कि उक्त में ध्वनि परिवर्तन का कारण स्वर का विस्मीकरण होना है। समीकरण का उल्टा विस्मीकरण, जब दो निकटस्थ समान ध्वनियों में से एक बदल जाए तो उसे विस्मीकरण कहते हैं। इसके भी स्वर और व्यंजन तथा फरोगामी पशगामी भेद होते हैं। राजा जो लक्ष्मण सिंह किस तरह की हिंदी के पक्षधर थे, तो राजा लक्ष्मण सिंह वो संस्कृत निष्ठ हिंदी के पक्षधर थे। और राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के 3 ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया, शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत। सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र, व्यवहार आदि के तथ्य एवं निर्देश के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। निम्नलिखित में से कार्यालयी हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है, कार्यालयी हिंदी का, तो रचनात्मक लेखन नहीं है। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए, वो है उपर्युक्त। और यहाँ पे दिया है कि भ्रम के कारण मैं रस्सी को साफ समझ बैठा। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है, तो स्नेह का शाब्दिक अर्थ गोद नहीं है, चिकनाई, प्रेम, तेल है, ये सभी है। मिथकीय कविताएं कवि दिए हैं, प्रमुख गाथा, जय भारत, आत्मजयी, संशय की एक रात, और कवियों से इनको सुमेलित करना है। तो देखिए प्रमुख गाथा जो है ये किसकी रचना है, प्रमुख गाथा धर्मवीर भारती का, जय भारत मैथिली शरण जी का, आत्मजयी कुंवर नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता का है। प्रकाशन वर्ष की दृश्य निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम, विष्णुप्रिया, कुकुरमुत्ता, चांद का मुंह टेढ़ा, आंगन के पार द्वार, तो यहाँ पे क्रमशः मिलाना है। जैसे कुकुरमुत्ता निराला का 1942, विष्णुप्रिया मैथिली सिंह का 1957, आंगन के पार द्वार गे 1961, चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध 1964।
किस सन में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। तो 1935 में बना था हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में। अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणियां रामविलास शर्मा की हैं? रामविलास शर्मा ने जो है किस पे टिप्पणी की है? अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही है कि मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करें। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। मुक्तिबोध के काव्य संसार की पटभूमि असंदिग्ध रूप से ऐसी शासन व्यवस्था है जो निहायत चालाक होने के साथ ही बेहद आदताई है। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। तो जो अंधेरे में कविता है उससे संबंधित जो टिप्पणियां बिलास जी की है कि अंधेरे में कविता की मूल समस्या यही कि मध्य वर्ग का बुद्धि जीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य कैसे स्थापित करें। मुक्तिबोध की मुख्य समस्या है अपना वर्ग छोड़कर दूसरे वर्ग के साथ तादात्म्य स्थापित करना। साधारणीय की निम्नलिखित स्थापनाओं को उसके प्रतिपादकों से सुमेलित करना है। यहाँ पे जैसे दिया है कि रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियां जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है साधारणीकरण के द्वारा आनंद में बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीय करता है। काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों का साधारणीय मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोविज्ञान के अधिक अनुकूल है। लोक हृदय की यह सामान्य अंतभूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। सामान्य अंतभूमि कल्पित का कृत्रिम नहीं है। जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रोग उत्तेजक शक्ति की छीड़ हो जाती उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिसमें पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रमशः कि रसास्वाद में साधारणीकरण अज्ञेय का ये कहना है। काव्य प्रसंग या रस से संबंधित तो रामचंद्र शुक्ल, लोक हृदय की यह कृत्रिम नहीं तो नागेंद्र का है। जब चमत्कारिक अर्थ साधारणीय के संबंध में ये प्रसाद जी का है। निम्नलिखित जो क्रांतिकारी कविताओं को उनके रचनाकारों के साथ जो क्रांतिकारी कविता उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। वीरों का कैसा हो वसंत, कैदी और कोकिला, जवानी, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। तो ये देखिए जो वीरों का कैसा हो वसंत इसके रचनाकार हैं सुभद्रा, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी का है, जवानी बालकृष्ण शर्मा नवीन का है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से ये प्रसाद जी की रचना है। यहाँ पे क्रमशः दिया है सेशन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। भारतीय युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। कारण ये कि क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो क्या यही कारण है? तो ये सही है कि प्रश्नगत स्थान जो स्थापना तर्क दोनों ही सही है। भारतीय युग में जो लिखी गई रचनाओं में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व दिखता है। इस युग में ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी गई तथा समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया गया। इस युग की रचना में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्दाम आकांक्षा और जातीय भावबोध की झलक भी मिलती है। सामंती जकड़न में फिर से समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास भी है। शास्त्र के अनुसार अर्थ प्रकृति के प्रकार क्या है? तो शास्त्र के अनुसार अर्थ प्रकृति जो है बिंदु और बीज है। तो ये है बीज बिंदु पताका प्रक्रिया कार्य। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि अगर देखें क्रम से तो आशु 1925 में है ना प्रसाद जी का, पल्लव 1928 में पंत जी का, स्वप्न 1929 रामनरेश त्रिपाठी का, साकेत 1931 में मैथिली शरण गुप्त का। असर्शन एंड रीजनिंग में देखें कि जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती वैसे नाटक में रस की, क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। इसमें ए आर दोनों ही सही है। जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती वैसे ही नाटक में रस की कथन सही है। कारण क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है। वास्तविक जीवन तथ्यों को ओझल रखकर श्रेष्ठ साहित्य रचना की जा सकती है। पिछली संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। अतीत के बिना भी वर्तमान को समझा जा सकता है। तो प्रश्नगत विकल्प में देखें तो रामविलास शर्मा के कथन के अनुसार साहित्य की प्रचारात्मकता का प्रश्न सामाजिक जीवन की यथार्थता की कसौटी पर हल किया जा सकता है तथा संस्कृति से नाता तोड़कर हवा में नई संस्कृति को जन्म नहीं दिया जा सकता। रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह। और यहाँ पे रचनाएं हैं एकलव्य, पथिक, जमीन पक रही है, दिल्ली, बात बोलेगी। तो इन्हें क्रमशः देखिए जो दिनकर की रचनाएं हैं तो दिनकर की है रचना दिल्ली, राम कुमार वर्मा का है एकलव्य, त्रिपाठी का है पथिक, केदारनाथ सिंह का है जमीन बिक रही है पक रही है और शमशेर का है बात बोलेगी। निम्नलिखित आधुनिक प्रबंध काव्यों के पुरुष पात्रों को उनकी चारित्रिक विशेषताओं से सुमेलित करना है। मृत्यु के प्रश्न से पात्रों, कामाध्यात्म के प्रश्न से, युद्ध के प्रश्न से, अपनी दुर्बलताओं से।
अब यहाँ पे ये देखिए जो क्वेश्चन है इसमें आपको सुमेलित करना है, और ये जिसे मृत्यु के प्रश्न से जूझता हुआ पात्र जो है वो आत्मजयी का पात्र नचिकेता है, जो मृत्यु के प्रश्न से जूझ रहा है, नचिकेता आत्मजयी का। और काम आध्यात्म के प्रश्न से उर्वशी और पुररवा, तो उर्वशी का जो पुररवा है वो भी युद्ध के प्रश्न से संशय की एक रात के राम जो है, अपनी दुर्बलताओं से संघर्षरत पात्र कामायनी का मनु। असर्चिंग एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि काव्य और कला जो है संघर्ष का फल है। काव्य और जो कला है वो संघर्ष का जो है संघर्ष का फल है, क्योंकि सृजनशील व्यक्ति तो गतिशीलता के साथ अपने समय के अभावों और दबावों से जूझता जो है। तो ये देखिए काव्य और कला जो है किसका, संघर्ष का फल है। दूसरा कि जो सृजनशील व्यक्ति तो गतिशीलता के साथ अपने समय के अभाव और दबावों से भी जूझता है, ये दोनों ही सही है। यहाँ दिया है कि कला भी ज्ञान का एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि का एक साधना है, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में प्रवृत्त होता है। इसलिए हर महान कलाकृति सत्य में समन्वित होता है। तो कला भी ज्ञान का क्या है, एक प्रकार और सत्य की उपलब्धि की एक साधना है, सही है, क्योंकि कला जगत में भी कलाकार के चित्त में जब वस्तु सत्य उद्भासित होता है तभी वह श्रेष्ठ कला रचना में समन्वित होता है। यहाँ दिया कि संचारी भावों के उदय होने से रसावस्था को स्थायित्व प्राप्त होता है, क्योंकि विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव स्थायी भाव के सहायक और वर्धक होते हैं। छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मांसल प्रेम का काव्य है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है। तो छायावाद रीतिकाल की भांति शुद्ध मांसल प्रेम का काव्य है, सही नहीं है, क्योंकि छायावाद में प्रकृति चित्र और सौंदर्य बोध और रहस्यवाद के साथ मांसल प्रेम तथा देश प्रेम की भावना विद्यमान होती है। असर्सन में है कि बिंब विधान और चित्रात्मकता काव्य में महत्वपूर्ण उपादान है, इनसे कविता में सौंदर्य की वृद्धि होती, किंतु ये साध्य नहीं है, क्योंकि कला की शक्ति का मूल स्रोत मिट्टी और जीवन है। कोर बिंबों का खेल कोरी आतिशबाजी का काम है। यहाँ पे असर्सन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं होता है। कह रहा है वीरता का जो अनुकरण किया जा सकता है, वीरता का आप नकल कर सकते हैं वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जाती है। तो मन की प्रसन्नता कहाँ उधार ली जाती है। और ये भी कह रहा है कि वीरता का संबंध शरीर के बल से होता है, मन के बल से नहीं है। अगर आप मन से हार गए तो फिर मन से हार गए तो रण में भी हार गए। ये दोनों ही जो कथन है ए और आर दोनों ही अगर देखें तो सही नहीं है। प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, परंपरा रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता का पक्षधर है। जो परंपरा होता है वो रूढ़ि पालन नहीं बल्कि आधुनिकता का पक्षधर है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है। परंपरा में ये होता है कि अतीत के प्रति आसक्ति होती है और परिवर्तन का निषेध होता है। तो क्या ये दोनों ही सही है। परंपरा रूढ़ि पालन नहीं है, रूढ़ियों का पालन ही नहीं है परंपरा। आधुनिकता की वह पक्षधर है, क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति तो है लेकिन परिवर्तन का निषेध नहीं होता। परिवर्तन जो करना चाहिए वो उसको ग्राह्य करता है, लेता है। क्वेश्चन है कि उपभोक्तावादी सभ्यता से असंतोष भाववादी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है। उपभोक्तावादी जो सभ्यता है उससे असंतोष जो उत्पन्न होता है वो भाववादी जो बुद्धिजीवी उनके लिए जरूरी है, स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अनुसार इस सभ्यता में मानव मूल्यों में गिरावट आई है। तो ये बात अगर देखें तो दोनों ही सही कह रहे हैं। सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं, लेकिन इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं होता, तो गलत है। कल्पना से संबंध होता है। अभिकथन और तर्क के आधार पर क्लासिक नाटक देश कालातीत नहीं होता, यानी जो क्लासिक नाटक है वो देश काल अतीत से संबंधित नहीं होते, क्योंकि क्लासिक नाट्य रचना एक गतिशील पाठ है। तो देश कालातीत नहीं होता, ये गलत है, और बाकी ये गतिशील पाठ है, ये सही है। अब यहाँ पे प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक जो है स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया है, इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा है। तो एक तो ये कि प्रसाद जी का जो चंद्रगुप्त नाटक है वो स्वतंत्रता और गणतंत्र का यूटोपिया आदर्श राज्य है, जबकि इसलिए उन पर वर्तमान से पलायन और इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का सही आरोप लगा, ये तर्क सही नहीं है। मैथिली शरणगुप्त भारतीय संस्कृति के आख्याता हैं, इसलिए उनके काव्य में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। ये तो सरासर अगर देखें तो दूसरा गलत है कि दृष्टिबोध नहीं मिलता है।
भ्रम, कल्पना और प्रतिविज्ञान के विरुद्ध प्रत्यक्ष और ठोस अनुभव को महत्व देना आधुनिकता का प्रमुख लक्षण माना जाता है। इस अनुभववादी दृष्टिकोण का प्रभाव काव्य की रचना प्रक्रिया और रसास्वादन की प्रणाली पर भी पड़ता है। तो इसमें दोनों ही बातें सही हैं। दिया गया है कि वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में वे अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। यानी वे शब्द जो आज अमूर्त से लगते हैं, अमूर्त विचारों के वाहक हैं, आरंभ में वे अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, इसलिए सादृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं है। तो इसमें अगर देखें तो दोनों ही, तो वे शब्द जो आज अमूर्त विचारों के वाहक है, आरंभ में अनुभूत वस्तुओं के व्यंजक थे, तो सही है, लेकिन इसलिए सदृश्य विधान भाषा की मूल प्रकृति नहीं, ये चीज़ें गलत है। यहाँ सभी जो है असर्शन एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और यूजीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रगतिवादी कवियों ने अधिकांशतः प्रकृति के उन्हीं रूपों का चित्रण किया है जिनमें उन्हें मनुष्य के सामाजिक जीवन की कोई गहरी अर्धछाया दिखाई पड़ी। दूसरा, इसलिए उसमें सुपरिचित ग्राम्य प्रकृति के स्थान पर प्रकृति का वन्य और पर्वतीय रूप चित्रित हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ए सही, आर गलत है। प्रश्न में कथन जो दिया गया असर्शन में कि कहानी जो होती है वो छोटे मुंह बड़ी बात करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित नहीं कर सकती है। तो ए सही है कि छोटे मुंह बड़ी बात करती है, लेकिन ये चीज़ों को नहीं प्रस्तुत करती, ये सही नहीं है। यानी कहानी छोटे मुंह बड़ी बात तो करती है। कहानी में कल्पना भाव प्रवणता अत्यधिक होने से हमें वास्तविक जगत या मिथ्या जगत को समझने में सहायक तो है, किंतु कहानी में अपनी क्षमता से ज़्यादा भाव तथा दशा बताई जाती है। अतः कहानी छोटे मुंह बड़ी बात की लोकोक्ति को सत्य करती है, लेकिन लघु आकार के कारण कहानी संपूर्ण जीवन बोध और सामाजिक सत्य को प्रकाशित कर सकती है। असर्शन में कि नारीवाद पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष की विमर्श है। जो नारीवाद जो है वो पितृसत्तात्मक जो समाज है, इसमें संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्रीलेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को नकारता है। तो यहाँ पे जो नारीवाद है वो पितृसत्तात्मक समाज में संघर्ष का विमर्श है, इसलिए हिंदी का संपूर्ण स्त्रीलेखन अपने लिए पुरुषों के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, किंतु पुरुष अस्तित्व की विसंगतियों में नारी की मनोस्थिति तथा सामाजिक दशा को दर्शाता है, ना कि नकारता है। प्रश्न यहाँ है कि काव्य श्रवण या नाट्य दर्शन से आविर्भूत रस आनंद की ही पर्याय होती है, क्योंकि पश्चिमी शास्त्रों में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। सुमेलित करना है कि जाके मुँह माथा नहीं रूप कुरूप, औ मन जाने कबित अस्कीन्हा मकुया रहे जगत मह चीन्हा, हरिहे राजनीति पढ़ी आए नमामि समिसान निर्वाण रूपम विभुम व्याकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो ये जो पंक्तियां हैं किनके द्वारा, जैसे हम जाके मुँह माथा नहीं, ये कबीर की पंक्ति है। औ मन जन जागत मह चीना, ये जायसी के द्वारा उद्धृत पंक्तियां हैं। हरिहे राजनीति पढ़े आए सूरदास की पंक्तियां हैं। नमा मिमास्मि सानम निर्वाणम रूपम विभुम व्यापकम ब्राह्मा, ये तुलसीदास के द्वारा जो है उद्धृत पंक्तियां हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। जैसे यहाँ पे है जन्म काल के आधार पे, तो श्रीधर पाठक का है 1859, हरिऔध का 1865, प्रसाद जी का 1889 और पंत जी का 1900। संस्कृत का कोई भी शब्द मनचाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता है। उपयुक्त विचार किस विद्वान का है, तो यह रामविलास शर्मा। यहाँ पे दिया है कि बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजना को महत्व दिया गया है। बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष निरूपण किया जाना चाहिए। तो ये बिंबवाद में शब्दों की कम खर्ची और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो ए सही है और आर गलत है। इसमें बिंबवाद में शब्दों की जो है कम खर्ची भाषा के समास गुण, कम से कम शब्दों के प्रयोग से अधिकाधिक अर्थ व्यंजन का महत्व दिया है। अर्थ स्थापना के संबंध में यह कथन सही है, जबकि दिया गया तर्क बिंबवाद के समर्थकों का मानना था कि विषय का सपाट और प्रत्यक्ष किया जाना चाहिए। प्रश्न में दो कथन यहाँ पे दिए गए हैं। दो कथनों में अगर देखें तो पहला जो है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। दूसरा, केवल मनोरंजन करना कविता का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कथन और कारण दोनों ही सही है। क्वेश्चन ये है कि 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से अलग इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। उनका ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है, तो ये चीज़ सही नहीं है। कैसे ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान होगा? पहली बात तो ये कह रहे हैं कि पहला वाला उपनिवेशवादी दौर की उपज है, तो फिर एक समान कैसे हो सकता है? कला का आस्वाद युग निरपेक्ष नहीं होता है। शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता है। तो जो कला का आस्वाद होता है वो युग के निरपेक्ष नहीं होता। शाश्वतता का गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत नहीं होता है, यानी सहज ही नहीं आ जाता है। तो देखिए पहला जो है
कहें तो ये जो कथन और कारण दोनों ही गलत है, क्योंकि कला का आस्वाद युग के निरपेक्ष होता है। यानी जो युग के अगर देखें तो जिस युग में जो चल रहा है, कला का स्वाद, कला में युग का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। साथ ही साथ शाश्वतत्व का भी गुण कालजयी कलाकृतियों में सहज अंतर्भूत होता है। असर्शन एंड रीजनिंग में ये है क्वेश्चन कि जो यूरोपीय साहित्य मीमांसा में कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है, यानी यूरोप के जो साहित्य है उसमें मीमांसा कल्पना को बहुत प्रधानता दी गई है। कल्पना काव्य का अनिवार्य साध्य है, तो कल्पना ही अनिवार्य साध्य, ये गलत है। अल्टीमेट गोल कल्पना थोड़ी है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करना। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य में भी अत्यंत मार्मिक ढंग से वो दिखाती है। वह विकसित कमल के सौंदर्य का चित्रण जो करती है, पर सौ नोचते कुत्ते के विभत्स व्यापार की भी झलक नहीं दिखाती, क्योंकि विभत्स व्यापार का चित्रण शास्त्र अनुमोदित नहीं है। तो देखिए दूसरा ये गलत है। जो कविता होती है ना, हर एक पक्ष को उजागर करती है। गांधीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, इनका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, इनमें विचार स्वातंत्र का अभाव है, इनके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है। तो ये सही नहीं है गांधीवाद के संदर्भ में कि इनमें विचार स्वतंत्र का अभाव है। गांधीवाद के संदर्भ में इसमें विचार स्वतंत्र का अभाव है, कथन सही नहीं है। अन्य विकल्प गांधीवाद के संदर्भ में सही है। इनके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है, बात सही है। इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, और इनके विचारों का स्रोत दैनिक साधन है। गांधीवाद महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। उनके आदर्श, विश्वास और दर्शन से उद्भूत विचारों के संग्रह को कहा जाता है, जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। लाला श्रीनिवास दास ने निम्नलिखित में से किन किन विधाओं में लिखा है? तो लाला श्रीनिवास दास ने किन किन विधाओं में लिखा है? तो एक नाटक विधा में, उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास नाटक और उपन्यास विधाओं में लिखने का काम किए। हिंदी उपन्यास का आरंभ लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी से माना जाता है। शुक्ल जी ने जो है परीक्षा गुरु को हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना है। और लाला श्रीनिवास दास जी के प्रमुख नाटक रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, तप्ता संवरण 1883, संयुक्त स्वयंवर 1886, श्री प्रहलाद चरित 1888 है। काव्य रचना में जूही की कली, भारत भारतीय प्रिय प्रवास, प्रथम रश्मि। क्रमशः इन्हें मैच करना है, तो जैसे जूही की कली 1916 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, भारत भारती 1912 मैथिली शरण, प्रिय प्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहूत, प्रथम रश्मि 1919 सुमित्रा नंदन पंत। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखिए सूरदास 1478, मलिक मोहम्मद जायसी 1492, गोस्वामी तुलसीदास 1532 और रहीमदास 1553। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरिशस का नहीं है? इसमें जो दिए हैं महात्म सिंह, ये मॉरिशस के नहीं है। प्रवासी लेखक महात्म सिंह जो मॉरिशस के नहीं है। मॉरिशस के प्रमुख लेखकों में है महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, इंद्रदेव भोला, मुनीश्वर लाल आदि। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, नदी बहती रही 1970 में, और आंदोलन 1971, एक बीघा प्यार 1972, जग गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 77, कुहासे का दायरा 78, लहरों की बेटी 1995। लोकमंचीय रूप और प्रांत दिए हैं सांग, विदेशिया, माच और ख्याल। तो क्रमशः इनका देखिए लोकमंचीय रूप में सांग जो हरियाणा का, विदेशिया बिहार का, माच मध्य प्रदेश का, ख्याल राजस्थान का। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो इलेक्ट्रा ग्रंथि। पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रा ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को ओइडियस के रूप में जानते हैं। ये दोनों ग्रंथियाँ बच्चों के जन्म से ही विकसित होने लगती हैं। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और ये सामाजिक जो भी है, इनके संस्थापक के बारे में है क्रम से। जैसे ब्रह्म समाज है तो 1928 राजा राम मोहन राय, प्रार्थना समाज 1867 महादेव गोविंद रनाडे, थियोसॉफिकल जो है ये 1875 इनिवेशन मैडम बोरावस्की, कर्नल हेनरी ऑलकॉट, सत्यशोधक 73 में है और आर्य समाज 75 में है। प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फंक्शनल हिंदी। फंक्शनल हिंदी ऑफिशियल कार्यालय को, नेशनल लैंग्वेज राष्ट्रभाषा को। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। निम्न में से कौन सा संक्षेपण से संबंधित तथ्य नहीं है? जो संक्षेपण होता है वो व्यास शैली होनी चाहिए, ये सही नहीं है। संक्षेपण में भाषा सरल हो, मुहावदेदार, अलंकारिक नहीं होना चाहिए, है ना। तो व्यास शैली होनी चाहिए, संक्षेपण से संबंधित तथ्य सही नहीं है। और अन्य विकल्प में भाषा सरल होनी चाहिए, भाषा मुहावदेदार या अलंकारिक नहीं होना चाहिए। अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए इसमें।
संक्षेपण से संबंधित तथ्य है, संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है। निम्न में से कौन संक्षेपण का भेद है? मशीनी संक्षेपण, मौखिक संक्षेपण, आमुख, सारणी संक्षेपण। तो सारणी संक्षेपण जो है ये संक्षेपण का भेद है। अन्य विकल्प मशीनी संक्षेपण, आमुख, मौखिक संक्षेपण का भेद नहीं है। किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के लिए मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती हैं, वो निम्न में से कौन नहीं है? तो किसी वस्तु, भाव या विचार को इंद्रिय गोचर बनाने के लिए मूल व्यापार के साथ बिंब योजना अन्य कार्य भी सिद्ध करती हैं, वो निम्न में से कौन सा नहीं है? कुरूप, सौंदर्य या दुर्गुण को हृदय विकारी बनाना, ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे दिया है कि जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिधित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है तो वह प्रतीक क्या कहलाता है? वह अपने रूप, गुण, कार्य या विशेषताओं के सादृश्य प्रत्यक्षता के कारण। दृश्य वस्तु बिंब का दूसरा नाम जो है, दूसरा रूप है क्या है इसमें से? तो अलंकृत बिंब। उपन्यासकार तिथियों और नामों की कल्पना करता है, तो कैसे वो करता है? संभावित सत्य का चित्रण कर। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण किस चीज़ का है? तो व्यंजन विपर्याय का। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो कार्यालयी हिंदी की अभिधात्मक होनी चाहिए। कार्यालयी हिंदी की भाषा विधात्मक होनी चाहिए। कार्यालयी हिंदी की भाषा साहित्य की भाषा नहीं होती है, इसे अत्यंत सरल होना चाहिए। रीता गाना गाती में कौन सा वाच्य है? तो रीता गाना गाती में कर्तवाच्य है। वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच्य कहते हैं जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, जैसे लड़का खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी। और कर्म में तो कर्म जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है तो ये कर्म है। भाववाच्य में क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, जिसे राम से टहला नहीं जाता है, ये इस तरीके से है। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका रहेगा वो व्याकरण संबंधी रहेगा, इसके बाद संस्कृत व्याकरण रहेगा। तो ये जो है आपका प्रश्नोत्तरी सीरीज जो है इस पर समाप्त हो जाएगा।